इन इंडिया के श्रोताओं को अतिंदर पाल की तरफ से नमस्कार। आपका सबका सत्यार्थ दृष्टिकोण पर स्वागत है। चलो बात करते हैं फिल्म लाल सिंह चड्ढा की। अब लाल सिंह चड्ढा की फिल्म पर विवाद इसलिए उत्पन्न किया जा रहा है क्योंकि उसमें बहुगिनती समाज की संकीर्णता आ गई है, सांप्रदायिकता का दृष्टिकोण आ गया है। ये वो फिल्म है जिस फिल्म में एक सिख किरदार को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पेश किया गया है। इस सिख किरदार के संबंध में फिल्म शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी दिखाई गई, उनकी सहमति ली गई। उन्होंने भी कहा कि फिल्म के सब में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ हो या किसी भी धर्म विशेष के पक्ष में हो। सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर सिख किरदार को सही परिप्रेक्ष्य में फिल्मांकन किया गया और फिल्मों में लाया गया है। इस दृष्टिकोण से बहुत से लोगों को दर्द हुआ है कि जिस सिख को हमेशा वो हास्यास्पद बताते रहे, जिसको हमेशा मजाकिया लहजे में फिल्मांकन करते रहे, जिसका मजाक उड़ाते रहे, उसको आमिर खान ने इतने परिपक्व रूप में फिल्म में कैसे फिल्मांकन में ले लिया। आखिरकार केंद्रीय बिंदु यही लगता है। चलो मैं इस बात को भी छोड़ता हूं। अगर फिल्मकार देश में राष्ट्रद्रोही भावनाएं पैदा करते हैं तो फिर आमिर खान को पद्मश्री और पद्म विभूषण क्यों दिया गया? अब उनका अगर नाम लिया जाए तो उनका नाम है पद्मश्री पद्म विभूषण आमिर खान। तो जो लोग अब चिल्ला रहे हैं, जो लोग भोंपू बन गए हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो कानूनी चाराजोई करें और पद्मश्री पद्म विभूषण की पदवी आमिर खान से वापस लेने की कार्रवाई आरंभ करें। अब इसी के साथ और भी बहुत सी बातें आ जाती हैं। जब आप मेरी बात को समझिएगा, जब आप सत्यमेव जयते प्रोग्राम देखते हैं तो आप आमिर खान की प्रशंसा करते हैं। 3 इडियट देखते हैं तो भी प्रशंसा करते हैं। जब पीके फिल्म चलती है, रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिलती है, उस वक्त ये इशू क्यों नहीं उठाए जाते? तारे ज़मीन पर भी नहीं उठाए गए, दंगल में भी नहीं उठाए गए, मंगल पांडे में भी उनकी प्रशंसा की गई, लगान में भी उनकी प्रशंसा की गई जो कि ऑस्कर तक गई। तो फिर 2015 के असहनशीलता वाले बयान को जबरदस्ती मैनिपुलेट करके असहनशीलता में तब्दील करके क्यों बताया जा रहा है? जबकि बयान ये है जो सुनाया भी गया बहुत बार चैनलों पर कि असुरक्षा की भावना है। असुरक्षा की भावना तो प्रति उस परिवार को है जिसकी बेटी रात को कहीं काम करने जाती है, सुबह स्कूल जाती है। सुरक्षा की भावना उस परिवार में भी होती है। जहाँ उसे अकेला भेजा जाता है, असुरक्षा की भावना उस परिवार में, क्योंकि बेटी सुरक्षित नहीं है। भारत में बेटी सुरक्षित नहीं है, तो अगर भारत में कहा जाए तो समस्या विश्वव्यापी है। नारी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो फिर क्या कहा जाएगा कि जिन परिवारों में नारी सुरक्षित ना होने की या बेटी लड़की सुरक्षित ना होने की भावना है, वो विश्व त्याग जाएं?
यही दृष्टिकोण तो फिर यही होगा ना। तो जिस वजह से बेटी असुरक्षित है, जिनके दृष्टिकोण से, जिनकी चाल चलन की वजह से, किरदार की वजह से बेटी असुरक्षित है, उन्हीं को ही समाज में रहने का अधिकार क्यों दिया जाए? उनके लिए कुछ अलग ना कर दिया जाए? तो क्या आप समाज को, देश को, संसार को इस दृष्टिकोण से बांट सकते हैं? क्योंकि बेटी तो घर में भी सुरक्षित नहीं है, समाज में भी सुरक्षित नहीं है। ये असुरक्षा की भावना है। अब जहां तक भारतवर्ष की बात की जाए तो भारतवर्ष में बहुत से समुदाय अपने आप को असुरक्षित मानते हैं। कह दिया जाता है भाई पाकिस्तान चले जाओ। अब बतौर सिख मैं कहाँ जाऊं? मैं भी असुरक्षित महसूस करता हूं। सरकार के, खाकी के, मिलिट्री के हमेशा ही दहशत में रहता हूं। बड़ी स्पष्ट बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो फिर मैं कहां जाऊं? बताए। तो ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो हमारी सरकार की असफलताएं हैं, जो हमारी व्यवस्था की असफलताएं हैं, इनको अगर परिवार में, समाज में, डायलॉग में नहीं लाया जाएगा तो वो फिर समाज कभी भी ना तो उन्नति कर सकेगा, ना सुरक्षित हो सकेगा, ना आगे बढ़ सकेगा। तो मैं इस विषय को समेटना चाहता हूं, बड़ी स्पष्ट बात आपसे करना चाहता हूं कि लाल सिंह चड्ढा एक फिल्म है। उस फिल्म की कई लोग कह रहे हैं रीमिक्स है। रीमिक्स किसका है? टोनी हॉक्स की फिल्म फॉरेस्ट गम का रीमिक्स बताया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम, ना तो मैंने फॉरेस्ट गम देखी है, ना अभी तक मैंने लाल सिंह चड्ढा देखी है। फिल्म देखना आजकल बहुत महंगा है। मेरी जेब इजाज़त नहीं देती कि मैं 300 रुपये की टिकट खर्च के किसी मॉल में जाकर फिल्म देखूं। मुझे तो यह फालतू लगता है, पर मनोरंजन लोगों के पास और कुछ है नहीं। तो मेरे दृष्टिकोण से, मैं बड़ा स्पष्ट बात आपसे कहने जा रहा हूं, मेरे दृष्टिकोण से ना तो ये रीमिक्स होगा, हाँ ख्याल लिया गया होगा फॉरेस्ट गम से, पर उसकी प्रस्तुति भारतीयकरण में, भारतीयता के हिसाब से स्टोरी लिख के उसको फिल्मांकन करते वक्त जज्बातों को, ख्यालों को, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के हिसाब से नए स्टोरी में पेश किया गया होगा। मैं ऐसा मानता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो विवाद है, ये फिल्मकार खुद भी खड़ा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फिल्म की प्रमोशन का ये एक हिस्सा होता है। तो इसमें समाज को बांट लेना और समाज को बांटकर विरोध प्रतिविरोध या पक्ष प्रतिपक्ष में खड़े हो जाना, मैं समझता हूं कि इंटरटेनमेंट की जो व्याख्या है उसके विपरीत है। आपको अच्छा लगता है आप अपना इंटरटेनमेंट कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगता आप मत कीजिए। इंटरटेनमेंट का कोई और साधन ढूंढ लीजिए। क्या ज़रूरत है 300 रुपये देकर आप बेवकूफ़ बनने जाते हैं? अकेले की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये विवाद खुद निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्रियाँ स्वयं भी पैदा करती हैं, ताजो उनको बिना पैसा खर्च किए साधन मिल जाएं, फिल्म की अच्छी तरह से पब्लिसिटी हो जाए। ये भी तो हो सकता है ना। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ऐसे विवादों पर कम से कम उंगली दबाया करें, छोड़ दिया करें। इंटरटेनमेंट का ताल्लुक है, इंटरटेनमेंट तक सीमित रखें। हाँ, अगर वो ऐतिहासिकता का है, जैसे
ऐतिहासिक फिल्में बनी, उस पर तो कोई कुछ नहीं बोला। पूरा इतिहास तोड़ मरोड़ दिया गया। अभी पीछे फिल्में आई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं इसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता। उन पर समीक्षा की ज़रूरत होती है, उन पर जवाबदेही की भी ज़रूरत होती है, इतिहास के प्रति वचनबद्धता की भी ज़रूरत होती है। तब तो हम बोलते नहीं हैं, पर सांप्रदायिकता की दृष्टिकोण से किसी को भी ख़त्म करने के दृष्टिकोण से या किसी को सही परिप्रेक्ष्य में क्यों पर्दे पर पेश किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए हम अपनी नफरती भावना के अंतर्गत सांप्रदायिक दृष्टिकोण के तहत फिरकुआना रंगत दे के सभी उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि भारत इसमें लिप्त ना हो, दर्शक इसमें लिप्त ना हो, इसे वैसे ही छोड़ दिया जाए। लोग किसी की समीक्षा की वजह से ना फिल्म देखेंगे और ना ही फिल्म छोड़ेंगे। ये सबके अपने अपने अनुभव, प्रतिबद्धता होती है जिस पर वो कार्य करेंगे। हाँ, इस दृष्टिकोण से आप फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रचारित अवश्य कर देंगे और यही अभिनेता, अभिनेत्रियों, निर्माता, निर्देशकों का सही प्रोपेगेंडे का मेथड होता है। वो उसमें सफल हो गए हैं। फिल्मकार हैं आमिर खान। इस पर विवाद राष्ट्रव्यापी चल रहा है। विवाद के जो केंद्र बिंदु हैं वो है कि भाई समाज में विरोधी लोग, अर्थात समाज विरोधी लोग समाज में प्रफुल्लित किए जा रहे हैं। एक आरोप ये आरोपित किया गया है। दूसरा आरोप ये कहा गया है कि देशद्रोही ताकतों को शे दी जा रही है। इसके लिए जो आधार बनाया गया है लाल सिंह चड्ढा फिल्म के विरोध में, और अगर सही मायने में कहें तो आमिर खान के विरोध में, वो विरोध बनाया गया है उनकी कभी एक 2015 में हुई इंटरव्यू के दौरान, जब उन्होंने कहा कि मेरी बीवी किरण, जिसके साथ अब वो नहीं रहते हैं, वो ये महसूस करती है कि देश में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। ये एक असुरक्षा की भावना बड़ा सही दृष्टिकोण है। इसको आप देशद्रोही भावना नहीं कह सकते, अलगाववादी भावना नहीं कह सकते, समाज विरोधी भावना नहीं कह सकते, समाज में भारत विरोधी दृष्टिकोण को प्रफुल्लित करने की भावना नहीं कह सकते। इस बात को समझना और इस बात को स्वीकार करना बड़ा जरूरी है। क्यों नहीं कह सकते? देखिए, उसके बाद फिर रजत शर्मा के शो में आमिर खान पर रजत शर्मा ने सीधे सवाल किए, तो उन्होंने पीके फिल्म पर भी उनके सवाल किए गए। इन दोनों सवालों के ताल्लुक में उन्होंने जो बातें कही उसको छोड़ दिया गया है और लाल सिंह चड्ढा फिल्म को लेकर विवाद खड़ा कर दिया गया। उन्होंने कहा था, पीके के संबंध में उन्होंने कहा कि अगर बुरा लगा हो किसी को भी तो मैं हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। उन्होंने दो बातें और बहुत अच्छी कही उसमें। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा अभिनेता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में जिसका विदेशों में कोई भी घर नहीं है, भारत में घर है, भारत में ही जमा हूँ, भारत में ही मरूंगा। ये उन्होंने लगभग 2010 को बातें कही थी। इन बातों के समक्ष अब सभी बातों को देखना होगा, समझना होगा, उनकी समीक्षा करनी होगी। दरअसल बात यह है कि
स्पष्ट तौर पर जब कोई भी अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक, गीतकार, संगीतकार या कहानीकार जो भी फिल्म से जुड़े हुए होते हैं, उन सभी का आधार केवल और केवल मनोरंजन करके पैसा कमाना होता है। उनका कोई भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, धार्मिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य कम से कम बॉलीवुड में हमें आज तक नहीं दिखा, क्योंकि जितनी ऐतिहासिक फिल्में भी बनी वो भी इतिहास को तोड़ने और मरोड़ने वाली बनी। मैं आपको उदाहरण नहीं दूंगा। तो केवल फिल्म इंडस्ट्री को, फिल्म के अभिनेता को इस दृष्टिकोण से राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केवल अभिनेता नहीं होगा, फिर राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही एवं असामाजिक विचारधारा को प्रफुल्लित करने वाले, समाज में विरोधी विचारधाराओं को प्रफुल्लित करने वाले, देश विरोधी, वो सभी बन जाएंगे जो उस फिल्म से संबंधित हैं, उस फिल्म के चौखटे में आते हैं, जिनके नाम स्क्रीन पर दिए जाते हैं, चाहे वो तकनीशियन है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो मेकअप मैन हैं, और चाहे वो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, वो सभी आएंगे। तो फिर केवल नजला आमिर खान पर क्यों, सवाल है, इसको विचारिएगा। और अगर इसी दृष्टिकोण से आमिर खान के खिलाफ हमने अपनी व्यापक दृष्टि बनानी है, तो उसमें आमिर खान को जो जल परियोजनाएं चल रही हैं उनको भी आपको देखना होगा। आमिर खान ने बहुत लंबे अरसे तक भारत के एम्बेसडर के तौर पर भी काम किया है, रहे हैं, अतिथि देवो भवो में भी रहे हैं। इन सभी कार्यों में जो आमिर खान कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने जो देश के लिए कार्य किया है उसके लिए मैंने आज तक एक भी नया पैसा नहीं लिया है, वो मुफ्त किया है। अब बाकी अभिनेताओं को भी उसी दृष्टिकोण से ले लेना चाहिए। जहाँ तक हिंदी देवी देवताओं के संबंध में बात है, तो वो बहुत से अभिनेताओं ने की है। सबसे पहली शुरुआत तो एंग्री यंग मैन के तौर पर जाने जाते श्री अमिताभ बच्चन ने किया था, जब मंदिर में जाके शिव जी को और बाकी मूर्तियों को वो ललकार कर बोलते थे। वो क्या था, वो भी तो इसी दृष्टिकोण में आता है। पर एक पाखंड को उजागर करना वो अपमान की दृष्टि में नहीं आता। चलो, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि धर्म सबकी अपनी अपनी अनुभव की बात है। उस पर विवाद बिना वजह भी खड़े कर लिए जाते हैं, क्योंकि जज्बाती विषय। आज्ञा दीजिए, आप स्वयं अपने विवेक से फैसला लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।